हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चली रही है। हम लोग आपको बहुत अच्छा पढ़ाई रहे और हमारा सिलेबस काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ ही रहा है। आज हमारी लास्ट क्लास है 5वें चैप्टर की, जिसमें हम लोग आप लोगों को ये लास्ट टॉपिक करा के इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी करा के आपको फ्री कर देंगे। आज 5वां चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको 2 दिन मिलेंगे। उन 2 दिनों में आप आराम से अपना रिवीजन कीजिए। जो क्लासें आपकी रह गई हैं, जो टॉपिक आप लोगों को दिक्कत है, उनकी वीडियोज को दोबारा देखिए और क्लियर कर लीजिए। 2 दिन के बाद हम लोग अपना 6th चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें मुश्किल से 5 क्लासें होंगी और 5 क्लासों में हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो 6वां चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को 5वां चैप्टर अच्छी तरह आना चाहिए। ये 2 दिन के जो गैप मिल रहा है आपको, इन 2 दिन के गैप में आप अपना रिवीजन ढंग से कर लीजिए ताकि आपको 6वें चैप्टर में समस्या नहीं आए। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हम लोगों ने कल की क्लास में लास्ट में पढ़ा था विद्युत ऊर्जा। ओके, और विद्युत ऊर्जा में हम लोगों ने क्या बताया था, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी किसी विद्युतीय परिपथ में हमें धारा प्रवाह कराना होता है, तो धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा जब विद्युतीय परिपथ में धारा प्रवाह किया जाएगा तो उस परिपथ के संयोजन तार के प्रतिरोध की वजह से उस सेल के द्वारा कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य जिस ऊर्जा में परिवर्तित होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। ये चीज आप कल अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। आज हम लोगों को वही चीज आगे पढ़नी है। और इतना भी आपको पता है कि कल जब हम लोगों ने विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले निकाले तो विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले क्या क्या निकले। एक तो निकला आपका I²RT, एक फॉर्मूला निकला VIT, और एक निकला V²/R×T। ये फॉर्मूले निकले थे। ये तीनों फॉर्मूले विद्युत ऊर्जा के हैं। क्लियर। अगर आप लोगों से विद्युत ऊर्जा पूछ ली जाए आपकी धारा प्रतिरोध और समय से तो ये, विभव धारा समय से ये, विभव प्रतिरोध और समय से तो ये फॉर्मूला। क्लियर है। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा टॉपिक है विद्युत शक्ति। शक्ति के बारे में आप लोग जानते हो, शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को। शक्ति किसको कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन अब हमें पढ़नी है विद्युत शक्ति। तो विद्युतीय परिपथ में धारा प्रवाह के लिए, विद्युतीय परिपथ में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य की दर, सेल द्वारा किए गए कार्य की दर, केवल इतना ही परिवर्तन होगा। तो किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर को क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति। तो देखिए अतः विद्युत शक्ति P बराबर होता है कार्य की दर, कार्य की दर यानी W/T। आप लोगों को पता है किया गया कार्य संचित होता है ऊर्जा में। किसमें, ऊर्जा में। तो क्या मैं W को U लिखकर U/T लिख सकता हूं, यस या नो। परंतु आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले क्या क्या निकले थे। एक निकला VIT, दूसरा निकला I²RT, और तीसरा निकला V²/R×T। तो मान रखिए ताकि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला लिख ले। मान रखने पर तो P बराबर, पहला मान लिखा VIT/T, दूसरा फॉर्मूला I²RT/T, तीसरा फॉर्मूला V²/R×T/T। इस फॉर्मूले में मान लिख दिया। सारे फॉर्मूलों में T से T कट गया तो शक्ति का फॉर्मूला निकला। एक फॉर्मूला निकला VI, दूसरा निकला I²R, और तीसरा निकला V²/R, यानी समय कट गया दर की वजह से। तो अतः आपके विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हैं, VI, I²R और V²/R। क्लियर। तो ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। अब हम लोग इसके मात्रक की बात करते हैं। तो आप ही बताइए विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा, वाट। क्या होगा, वाट। अब 1 किलोवाट में कितने होंगे, 1000 वाट। 1000 वाट। या एक मात्रक है हॉर्स पावर, यानी अश्व शक्ति, यानी कौन, अश्व शक्ति।
तो 1 हॉर्स पावर यानी 180 शक्ति में 746 वाट होते। कितने होते? 746 वाट। क्लियर है? दूसरी बात, आप लोगों को एक बात अच्छी तरह याद रखना है जो मैं नोट में करा रहा हूं। किसी चालक तार में लगातार T समय तक धारा आई, लगातार T समय तक धारा आई प्रवाहित करने पर होने या लगातार धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा। आपको एक बात अच्छी तरह पता है, मैंने कहा था कल कि जब किसी चालक तार में लगातार धारा प्रवाहित की जाएगी, जब भी किसी चालक तार में लगातार धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो तार गर्म होगा। इसका मतलब है कि जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय होगा। यानी आपकी जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसका फॉर्मूला H स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R डेल्टा टी। H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा टी है, तो ये इसी का फॉर्मूला, विद्युत ऊर्जा का ही फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा इसे, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, इसे जूल का ऊष्मीय नियम, इसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जूल का ऊष्मीय नियम। तो जूल ने क्या बताया? जूल ने यह बताया कि जब भी विद्युतीय परिपथ में आप धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें कुछ विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय होगा, जिसकी वजह से तार गर्म हो जाता है। उस विद्युत ऊष्मा का फॉर्मूला है H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा टी। तो क्लियर है? अगर आप लोगों को सेल द्वारा किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है तो धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य होता है विद्युत ऊर्जा, लेकिन उसी कार्य की दर होती है विद्युत शक्ति। क्लियर है? तो इस तरह आप लोगों को यहां से और यहां तक नोट करना है। फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां तक नोट करने के बाद देखिए लास्ट में लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। अभी हम लोग सारे कॉम्पिटेटिव जो पॉइंट हैं वो आप लोगों को करा दें, फिर लास्ट में सभी तरह के न्यूमेरिकल ले लेंगे अपन। चलिए, अब जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो है विद्युत बल्बों का संयोजन। आप अच्छी तरह जानते हो घरेलू परिपथ होता है उसमें विद्युत बल्ब जुड़े होते हैं। शादी ब्याह होता है तो उसमें एक लंबे तार के द्वारा उजाले के लिए विद्युत बल्ब जोड़े जाते हैं। ट्रक होता है उसमें भी कई सारी हेडलाइट होती हैं, 4-5 होती हैं, तो उनको कैसे क्रम में जोड़ा जाता है और वो क्यों, वो सारे कारण इसमें पता चलेंगे। तो देखिए, ये हम लोग संयोजन पढ़ रहे हैं चौथा, 3 पढ़ चुके हैं, संधारित्रों का, प्रतिरोधों का और सेलों का। उनके बाद विद्युत बल्बों का संयोजन। तो देखिए, सबसे पहला, यदि बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हो, यदि बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब आप एक बात बताइए, कोई भी युक्ति श्रेणी क्रम में जुड़ी हो, चाहे संधारित्र, चाहे सेल और चाहे प्रतिरोध, आपको अच्छी तरह याद है उनमें धारा नियत रहती है। क्या नियत रहती है? धारा। तो बल्बों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा आई कैसी रहेगी? नियत। धारा आई नियत रहेगी तो विद्युत शक्ति। अब P का ऐसा फॉर्मूला लो जिसमें I आ रहा हो, प्रतिरोध तो आना ही चाहिए, प्रतिरोध के बिना कुछ नहीं है। तो P का फॉर्मूला I के रूप में होता है I स्क्वायर R। P बराबर I स्क्वायर R। I नियत है तो बताइए P समानुपाती R हो गया, P समानुपाती R हो गया। अब इसका मतलब जो शक्ति और प्रतिरोध है वो समानुपाती है। तो आप 2 बल्बों के लिए लीजिए, अनुपात P1 बटे P2 बराबर हो जाएगा R1 बटे R2। आपको अच्छी तरह पता है प्रतिरोध जो होता है वो उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती, L1 बटे L2 हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो A2 बटे A1 हो जाएगा। क्लियर? आपको पता है A2 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला केवल न्यूमेरिकल्स के लिए, अनुपात निकालने के लिए। लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकला? जब विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है।
धारा नियत है तो शक्ति प्रतिरोध के समानुपाती हो गई। यानी मैंने दो बल्ब लिए, एक 100 वाट का और एक 40 वाट का या 70 वाट का। एक 100 वाट का बल्ब है और एक 70 वाट का बल्ब है। तो सोचिए, जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो वो कम चमकेगा, कम उजाला करेगा, प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से। जिस बल्ब की शक्ति कम है, जिस बल्ब की शक्ति कम है तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। तो देखिए, तो जिस बल्ब की शक्ति कम है, तो यानी बल्ब की शक्ति कम है, बल्ब की शक्ति कम है तो समानुपातिक अनुपात से प्रतिरोध भी कम होगा। जिस बल्ब की शक्ति कम है उस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो उजाला ज्यादा होगा, क्योंकि धारा प्रवाह ज्यादा होगा। तो बल्ब ज्यादा चमकेगा, तो बल्ब ज्यादा चमकेगा। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में कम शक्ति का बल्ब, श्रेणी क्रम संयोजन में कम शक्ति का बल्ब ज्यादा चमकेगा। वाह, जिस बल्ब की शक्ति अधिक है, जिस बल्ब की शक्ति अधिक है यानी शक्ति ज्यादा है, तो जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रतिरोध होने की वजह से धारा प्रवाह कम होगा, तो बल्ब कम चमकेगा। तो बल्ब कम चमकेगा। क्लियर है? यानी एक बात क्लियर है कि जब बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है, धारा नियत होने से शक्ति प्रतिरोध के समानुपाती। तो जिस बल्ब की शक्ति कम है उसका प्रतिरोध कम, तो वो ज्यादा चमकेगा। जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा है उसका प्रतिरोध ज्यादा, तो वो कम चमकेगा। तो P1/P2 समानुपातिक से R1/R2। ये प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती, तो L1/L2। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो A2/A1। तो एग्जाम्पल, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में अब आप बताइए क्या निष्कर्ष निकला है कि जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा है, कम है, वो ज्यादा चमकेगा। कम शक्ति का बल्ब अधिक चमकेगा, अधिक शक्ति का बल्ब कम चमकेगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में 100 वाट का बल्ब आपके 70 वाट के बल्ब से, 100 वाट का बल्ब 70 वाट के बल्ब से, तो देखिए 100 वाट के बल्ब की शक्ति अधिक है तो ये कम चमकेगा, 70 वाट के बल्ब की शक्ति कम है तो वो ज्यादा चमकेगा। तो 100 वाट का बल्ब 70 वाट के बल्ब से कम चमकेगा। क्लियर है? तो इस तरह है श्रेणी क्रम का। फिर एक बार और रिपीट करेंगे। अब दूसरा लेते हैं, यदि बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हो, अगर बल्ब जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, तो आपको अच्छी तरह पता है समांतर क्रम किसी का भी हो, सब में विभवांतर नियत रहता है। तो विभवांतर V बराबर नियत, V नियत। तो अब उस विद्युत शक्ति का ऐसा फॉर्मूला लो जिसमें प्रतिरोध हो और V हो। तो विद्युत शक्ति P बराबर है V²/R। जब V नियत है तो बोलिए P समानुपाती क्या हो जाएगा? 1/R। P समानुपाती 1/R। जहां पर बल्बों के श्रेणी क्रम संयोजन में, जहां पर बल्बों के श्रेणी क्रम संयोजन में शक्ति और प्रतिरोध समानुपाती थे, वहीं पर समांतर क्रम संयोजन में शक्ति और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो अनुपात निकाल लीजिए पहले। P1/P2 व्युत्क्रमानुपाती है तो ये हो गया R2/R1, R2/R1। तो ये हो जाएगा L2/L1, क्योंकि R L के समानुपाती। A के व्युत्क्रमानुपाती तो A1/A2, और ये त्रिज्याओं का तो R1²/R2²। क्लियर है? ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जिस बल्ब की शक्ति कम है, अब
अब जिस बल्ब की शक्ति कम है, शक्ति कम, ठीक है, यानी जिस पर लिखा होता है 100 वाट 70 वाट, शक्ति कम तो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और प्रतिरोध ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से बल्ब कम चमकेगा, ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा प्रवाह कम होगा, और धारा प्रवाह कम होगा तो ये कम चमकेगा, तो बल्ब कम चमकेगा। वाह, जिस बल्ब की शक्ति अधिक है, अब जिस बल्ब की शक्ति अधिक है तो P हो गया ज्यादा, तो अब P और R तो व्युत्क्रमानुपाती है तो R हो गया कम। जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा है, जो 100 वाट है 200 वाट है, उसकी शक्ति ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम हो गया, और प्रतिरोध कम हो गया तो बल्ब, अब जब प्रतिरोध कम हो गया तो बल्ब ज्यादा चमकेगा क्योंकि धारा प्रवाह ज्यादा होगा, तो बल्ब अधिक चमकेगा। क्लियर है? तो एग्जाम्पल क्या पता चला, तो अतः समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में 100 वाट का बल्ब, समांतर क्रम संयोजन में 100 वाट का बल्ब 70 वाट के बल्ब से, 100 वाट का बल्ब 70 वाट के बल्ब से, अब चूंकि जिसकी शक्ति ज्यादा है वो ज्यादा चमक रहा है, तो 100 वाट का बल्ब 70 वाट के बल्ब से अधिक चमकेगा। ये श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों स्थितियां एक दूसरे के उलट हैं। आप लोगों को एक को ढंग से समझना है, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए आराम से, अगर बल्ब श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं तो धारा नियत होगी, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं तो विभव नियत होगा। तो धारा वाला फॉर्मूला लिया और यहाँ पर विभव वाला, यहाँ पर शक्ति प्रतिरोध के समानुपाती, तो यहाँ पर भी नियत है तो शक्ति प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? तो यहाँ पर P1 बटे P2 बराबर होगा R1 बटे R2, आगे का तो नॉर्मल है, तो यहाँ पर P1 बटे P2 होगा व्युत्क्रमानुपातिक संबंध से R2 बटे R1। अब आराम से समझिए, जिस बल्ब की शक्ति कम है श्रेणी क्रम संयोजन में, शक्ति कम है उसका प्रतिरोध कम तो वो ज्यादा चमकेगा। समांतर क्रम संयोजन में जिस बल्ब की शक्ति कम है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो कम चमकेगा। ठीक है? श्रेणी क्रम संयोजन में जिस बल्ब की शक्ति अधिक है, श्रेणी क्रम संयोजन में जिस बल्ब की शक्ति अधिक है उसका प्रतिरोध अधिक होगा तो बल्ब कम चमकेगा। समांतर क्रम संयोजन में जिस बल्ब की शक्ति अधिक है उसका प्रतिरोध कम होगा व्युत्क्रमानुपातिक संबंध से, तो बल्ब अधिक चमकेगा। यानी याद रखिए, अगर मैंने 100 वाट और 70 वाट के दो बल्ब लिए, 100 वाट और 70 वाट के, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो आपका 70 वाट का ज्यादा चमकेगा और 100 वाट का कम चमकेगा। और अगर मैंने उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया, कैसे क्रम में? समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में 70 वाट का ज्यादा चमकेगा और 100 वाट का ज्यादा चमकेगा और 70 वाट का कम चमकेगा। ये बात क्लियर है? इसीलिए घरेलू परपथों में आपके सभी बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कैसे क्रम में? समांतर क्रम में। क्लियर है? तो इस तरह ये आपको यहाँ से और यहाँ तक लिखना है। क्लियर हो गया होगा? अब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल उठाता हूँ, चलिए करिए इसको। चलिए लिख लिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो देखिए न्यूमेरिकल पहले मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन पहला, या फिर मैं एग्जाम्पल लिख दूं, एग्जाम्पल पहला, यदि एक बल्ब पर, हम लोग नॉर्मली जो 100 वाट का बल्ब लेकर आते हैं उस 100 वाट के बल्ब को देखना, उस 100 वाट के बल्ब पर देखिए, जैसे ये एक 100 वाट का बल्ब है और इस 100 वाट के बल्ब को आप जहां पर इसका स्टिकर लगा हो, ये वाला यहाँ पर
इस पर जो स्टिकर लगाओ, उस स्टिकर पर आप देखना, उस स्टिकर पर लिखा होता है 100 वाट 220 वोल्ट। उस स्टिकर पर, जो स्टिकर इस पर यहाँ पर लगा हुआ है, इस स्टिकर पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 वाट और 220 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए इस 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब ये होता है, यदि एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, यदि एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। आपके जिस बल्ब पर 100 वाट, ये 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट 220 वोल्ट लिखा होता है, उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब है कि शक्ति है 100 वाट, वाट में शक्ति होती है, और विभव है 220 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये 220 वोल्टेज की सप्लाई पर जलेगा, ये बल्ब 220 वोल्ट की सप्लाई पर जलेगा, और इसकी जो शक्ति है वो कितनी है 100 वाट। हमारे घरों में 70 वाट 0 वाट कई सारे बल्ब आते हैं, तो ये 100 वाट का बल्ब है। याद रखिए इस 100 वाट के बल्ब को एलईडी से कंपेयर नहीं करिएगा, एलईडी का मैटर अलग होता है, वो एक अर्धचालक डायोड पर कार्य करता है। ये जो प्रोसीजर कराया गया है वो ऐसे बल्बों के लिए कराया गया है। एलईडी का प्रोसीजर हम लोग 16वें चैप्टर में कराएंगे अर्धचालक युक्तियों वाले में। तो शक्ति है 100 वाट, विभव है 220 वोल्ट। तो सूत्र से आपको इससे प्रतिरोध ज्ञात करना है। आप बताइए प्रतिरोध R, आपको यहां से R ज्ञात करना है। प्रतिरोध R, P और V में क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ओके, तो R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। तो V का मान है 220, V स्क्वायर के लिए 220 का गुणा 2 बार, और P है 100 वाट, 20 से 20 22 गुणा 22 484। तो आपका 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध, आपके 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध R बराबर कितना होता है 484 ओम। कितना होगा 484 ओम। ये जो बल्ब हम लोग घरों में यूज करते हैं ये 484 ओम प्रतिरोध का होता है। क्लियर है। अब इसी पर आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ये कह रहा है एग्जांपल नंबर 5.15। ये कह रहा है एक 2 से 20 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो बल्ब द्वारा व्ययित शक्ति ज्ञात कीजिए। ये बल्ब है और इसको जोड़ दिया गया कितने 110 वोल्ट से, तो आपको व्ययित शक्ति ज्ञात करनी है, कितनी शक्ति का व्यय होता है। तो P बराबर फिर से फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R, V का मान 110 वोल्ट, 110 गुणा 110, और प्रतिरोध कितना निकला है 484। आपके 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध है 484। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इस तरह ये कैलकुलेट करने हैं। आपका एग्जाम्पल भी हो गया। तो याद रखिए इस तरह आप लोगों से वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं करा दूंगा आप लोगों के लिए। उसने कहा कि 100 वाट और 220 वोल्ट के 4 बल्ब आपके पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, फिर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। आपके 100 वाट 220 वोल्ट के 4 बल्ब पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को ज्ञात करनी है बल्ब से प्रवाहित धारा, बल्बों से प्रवाहित धारा। तो अगर ये 4 बल्ब पहले जुड़े हैं श्रेणी क्रम में तो जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो NR होगा, ठीक है। कितने बल्ब हैं 4, और एक बल्ब का प्रतिरोध 484, एक बल्ब का प्रतिरोध 484। आपको धारा निकालनी है, तो धारा निकालनी है I बराबर बोलो क्या होता है V अपॉन R। V का मान दे रखा है 220 वोल्ट और R टोटल जो हो गया वो 4 गुणा 484। क्लियर। यदि समान प्रतिरोध के कई सारे बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उसके परिणामी प्रतिरोध का फॉर्मूला NR। वाह,
अगर यही बल्ब समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, तो क्या होगा? समांतर क्रम में आप लोग बताइए आर डैश बराबर होता है आर अपॉन एन। क्या होता है? आर अपॉन एन। समान प्रतिरोध के एन बल्ब अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका प्रतिरोध होगा आर अपॉन एन। आर का मान 484/4, तो ये हो गया 121। अब आपको इसमें धारा निकालनी है तो फिर से V अपॉन आर। V का मान कितना है? 220 वोल्ट और R का मान है 121। ऑलराइट, यानी उसने कहा 100 वाट और 220 वोल्ट के 4 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा ज्ञात करो, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो धारा ज्ञात करो। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध 4 गुणा 84, 484, और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध 484/4। ऑलराइट, फिर धारा के लिए V अपॉन आर लगा दिया। क्लियर? अब इनको नोट कर लीजिए फटाफट से वीडियो पॉज करके। अब आप लोगों को आगे इनके बुक में जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें कराते हैं और इस चैप्टर का समापन करते हैं। तो देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट यानी V का मान 12 और इसका आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.4 ओम। इस बैटरी से ली जाने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो I बराबर, तो सीधा फॉर्मूला लग गया यहाँ पर V अपॉन आर। I बराबर V अपॉन आर। 10वां क्वेश्चन, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है। एक कुंडली पानी में डूबी हुई है जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है। इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर 2 एम्पियर 10 मिनट के लिए। तो टाइम है 10 मिनट। इसको सेकंड में चेंज करो, 10 गुणा 60 सेकंड। इसमें उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी है कैलोरी में। तो पहले ऊष्मा ज्ञात करो, H बराबर I स्क्वायर RT। घर में जो सर्दियों में हम लोग पानी गर्म करते हैं इमर्सन रॉड से, ठीक है, वो इमर्सन रॉड भी इसी जूल के ऊष्मीय नियम पर कार्य करती है। उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो H बराबर I स्क्वायर RT। I का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर, R का मान 4.2 और T का मान 600। ये किस में आएगा? जूल में। अब आपको चेंज करना है इसको कैलोरी में। चूंकि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 4.2 जूल, तो आपको इसे कैलोरी में चेंज करना है। तो H बराबर 2 का वर्ग 4 गुणा 4.2 गुणा 600 और इसमें 4.2 का क्या कर देना है? डिवाइड। और ये किस में निकलेगा? कैलोरी में। 4.2 से 4.2 गया तो कितना निकला? 2400 कैलोरी। भाई एक कैलोरी में 4.2 जूल, जूल से कैलोरी निकालनी है तो 4.2 का डिवाइड कर दोगे, डिवाइड किया तो कितना कैलोरी ऊष्मा निकला? 2400। यानी अगर एक इतने प्रतिरोध का तार या कोई रॉड इतने एम्पियर धारा पर 10 मिनट के लिए पानी में डाल दी तो पानी में कितने ऊष्मा उत्पन्न होगी प्रति सेकंड? 2400 कैलोरी। जबकि हमारे घरों में धारा कितनी आती है? 1 एम्पियर की। कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की। याद रखिएगा। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन और है लास्ट 12वां। चलिए, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब, 100 वाट के हैं 4 बल्ब और 40 वाट के भी 4 बल्ब, और कह रहा है 2 पंखे 60 वाट के, 60 वाट के 2 पंखे, ठीक है, और 8 घंटे चलते हैं। ये प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। ये प्रतिदिन 8 घंटे चलेंगे। 30 माह 30 दिन में आप लोगों को 30 दिन में आप लोगों को विद्युत व्यय खपत बतानी है, जबकि उसका चार्ज 5 रुपए प्रति यूनिट है। ठीक है, तो आप लोग पहले विद्युत व्यय निकालो। विद्युत व्यय का फॉर्मूला मैंने बताया था PhD अपॉन 1000, PhD अपॉन 1000। अब इसमें कैसे करोगे? पहले टोटल शक्ति निकालिए। 100 वाट के 4 बल्ब हैं तो 100 गुणा 4, इन चारों बल्बों की कुल शक्ति। 40 वाट के 4 बल्ब हैं तो 40 गुणा 4। 60 वाट के 2 पंखे हैं तो 60 गुणा 2। ऑलराइट, उसके बाद में
ये टोटल पावर हो गई 60 वाट के 4 बल्ब, 40 वाट के 4 बल्ब और 60 वाट के 2 पंखे। टोटल पावर H4 आवर। रोजाना कितने घंटे? 8 घंटे। ओके। और डी का मतलब डे, कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। और कितने का डिवाइड? 1000 का। तो ये जो विद्युत व्यय है यूनिट निकलेंगी, यूनिटों में निकलता है 400 प्लस 4 चौका 16 160 प्लस 120 और ब्रैकेट के बाहर 8 तिया 24 240 बटे 1000। 100 160 560 और 120 ये हो गया 680। ठीक है। उसके बाद में गुणा में 240 बटे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो तो 68 गुणा 24 बटे 10। ओके। ये तो हो गई यूनिटों की संख्या। वाह। अब आपको निकालना है खर्चा। कितना खर्चा होता है? अब आप एक बात बताइए, 68 गुणा 24 बटे 10 यूनिट निकली। अब एक यूनिट का खर्चा है 5 रुपये। तो खर्चा इन यूनिटों की संख्या में कितने का गुणा कर देना है? 5 का। तो यूनिट कितनी है? 68 गुणा 24 बटे 10 गुणा 5। 5 से 2 बार कट गया, 2 से 12 बार, 12 का गुणा 68 से कर दीजिए। 68 गुणा 12, 12 अट्ठे 96, 12 छिक्की 72, 72 और 9 81, 72 और 9 81। क्लियर है? तो इस तरह ये कैलकुलेट कर लेना है, या फिर जैसे भी है आप लोग, मैं क्यों सॉल्व करूं, आप लोगों को खुद कैलकुलेट करना है। तो बस मैंने इतना बता दिया कि आप लोगों को ये 68 गुणा 24 बटे 10 गुणा 5 कर लेना है। कैलकुलेट करिएगा और कैलकुलेट करके आंसर निकालिए। आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है, 100 वाट के हैं 4 बल्ब, 40 वाट के भी 4 बल्ब, अरे नहीं ये गड़बड़ हो गई, 100 वाट के 4 बल्ब, 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे और 6 घंटे चलते हैं। ये गड़बड़ हो गई, दोबारा करिए। टाइम अलग है तो टाइम अलग है, तो सबका कैलकुलेशन अलग होगा। तो देखिए 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन जलते हैं कितने? 4 घंटे। 40 वाट के 4 बल्ब जलते हैं 6 घंटे और 60 वाट के 4 बल्ब जलते हैं प्रतिदिन 8 घंटे। क्लियर? तो अब देखिए सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट। पहले 100 वाट के 4 बल्ब के लिए टोटल शक्ति 100 गुणा 4, ओके, इनटू में कितने घंटे? 4 घंटे, प्रतिदिन 4 घंटे। उसके बाद में कितने दिन? 30 दिन बटे 1000, फिर प्लस ये तो इन 100 वाट के 4 बल्बों के लिए कैलकुलेट हो गया। अब 40 वाट के 4 बल्ब के लिए, 40 वाट के 4 बल्ब हैं प्रतिदिन आपके कितने घंटे जलते हैं? 6 घंटे। और कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए बटे 1000 प्लस। अब बचे कौन? 60 वाट के 2 पंखे। 60 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 8 दिन, तो 60 वाट गुणा 2 कुल शक्ति प्रतिदिन 8 घंटे और 30 दिन के लिए 1000। दोबारा समझिए, 60 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे, तो 100 वाट के 4 बल्ब हैं 4 घंटे और 30 दिन के लिए। फॉर्मूला भाई, 40 वाट के 4 बल्ब 6 घंटे, 40 वाट के 4 बल्ब 6 घंटे 30 दिन के लिए। 60 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 8 घंटे 30 दिन के लिए। 60 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 8 घंटे 30 दिन के लिए। यहां से निकलेंगी टोटल यूनिट। कितनी यूनिट है? अब आपको इसका निकालना है खर्चा। घर का बिल कितना आएगा, खर्चा कितना होगा। तो जितनी यूनिट निकलेंगी, 1 यूनिट का चार्ज है 5 रुपए, तो आप लोगों को जितनी यूनिट निकलेंगी उतने में 5 का क्या कर देना है? गुणा। और 5 का गुणा करके आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह आप लोगों को ये न्यूमेरिकल करने हैं और करके अब जाकर हमारा ये 5वां चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब हमारा जब 5वां चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो 5वां चैप्टर खत्म होने के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे 6वां चैप्टर। आपके पास 2 दिन का समय है, ढंग से रिवाइज कीजिए पूरे 5वें चैप्टर को, और फिर हम लोग 6वां चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अकेले 6वें चैप्टर में से एक क्वेश्चन बड़ा आता है, लगभग 3 नंबर का या 4 नंबर का, इसलिए तैयार रहिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।